जय हिंद। आइए आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का ब्लड चैप्टर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसकी जानकारी हम सबों को होनी ही चाहिए। हर व्यक्ति को इसकी जानकारी होना चाहिए कि ब्लड क्या है, ये कैसी ऊतक है, ये कैसा कोलाइड है, इनका पीएच वैल्यू कितना होता है। ये सब जानकारी हर व्यक्ति को होना ही चाहिए। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक बायोलॉजी का ब्लड चैप्टर के बारे में हम लोग आज जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ब्लड का जो अध्ययन होता है, ब्लड का जो अध्ययन होता है किसमें होता है? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी में होता है। ब्लड का अध्ययन किसमें होता है? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी में क्या होता है? ब्लड का अध्ययन होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ब्लड जो है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइट है। रक्त क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइट है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ कि कोलाइट क्या होता है। अगर कोई किसी से पूछ लिया, अगर आपसे कोई पूछ लिया कि कोलाइट क्या है, तो हम लोग कोलाइट वैसे पदार्थ को कहेंगे जो पदार्थ 100% छाना नहीं जाए। जैसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे अगर हम दूध को किसी छकनी में छानते हैं तो मलाई इसके ऊपर आ जाती है। तो इसी प्रकार से ब्लड को अगर हम छानेंगे तो ब्लड का कुछ अंश जो है वो कहाँ पे रह जाएगा? छकनी के ऊपर ही रह जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक आसान भाषा में समझने के लिए कोलाइट को हम लोग इस एग्जाम्पल को सेट किए। तो हम लोग यही जानेंगे कि जिसका 100% प्यूरिफाई नहीं होगा, 100% छाका नहीं जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोलाइट कहेंगे। तो ब्लड क्या है? एक प्रकार का कोलाइट है, एक प्राकृतिक कोलाइट, नेचुरल कोलाइट है। अब हम लोग समझेंगे ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक भी है। ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। तो हमने एक छोटा सा यहाँ पे एक ब्रैकेट में एक चीज लिखा है जो पूरे शरीर को जोड़ कर रखता है। संयोजी ऊतक का काम क्या होता है? कनेक्टिंग टिश्यू का हमारे पूरे बॉडी को एक साथ जोड़ कर रखने का काम करता है। कौन करता है? संयोजी ऊतक कहते हैं, इसीलिए इनका नाम कनेक्टिंग टिश्यू पड़ा है। अब हम लोग जानेंगे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षार है। जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा वह क्षार प्रकृति का कहलाएगा। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह अम्ल प्रकृति का कहलाएगा। और जिसका पीएच मान 7 के बराबर होगा उसे कहते हैं हम लोग, उसे उदासीन कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे आगे। इतना तो समझ गए, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है मेल में, मतलब पुरुष में ब्लड जो है, पुरुष में ब्लड कितना होता है? पुरुष में ब्लड का लेवल कितना होता है? तो पुरुष में ब्लड का जो लेवल होता है वो 5.5 लीटर्स होता है। कितना लीटर्स होता है? पुरुष में ब्लड का लेवल 5.5 लीटर्स होता है। और फीमेल में जो ब्लड का लेवल होता है वो 5 लीटर्स होता है। फीमेल में ब्लड का लेवल कितना होता है? 5 लीटर्स होता है। अब यहां तक जानेंगे कि फीमेल में ब्लड हाफ लीटर कम क्यों होता है। तो सबसे पहले यहां समझने वाली बात है, फीमेल में जो होता है हीमोग्लोबिन कम होने के कारण, फीमेल में क्या होने के कारण? हीमोग्लोबिन कम होने के कारण महिलाओं में जो है, फीमेल में ब्लड का लेवल क्या होता है? कम होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का लेवल कम होता है। यह हीमोग्लोबिन किससे कम होता है? तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन क्या होता है? कम होता है। कम होने के कारण इसका जो ब्लड का लेवल है वो 5 लीटर है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी का बहुत बड़ा भाग होता है। अब हम लोग चलेंगे अगला टॉपिक की अगला स्टेप, रक्त का निर्माण। रक्त का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। रक्त का निर्माण कैसे होता है? तो हम वयस्क लोगों में जो रक्त का निर्माण होता है वो कैसे होता है? तो बॉन्ड मैरो के द्वारा। हम वयस्क लोगों में जो रक्त का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? बॉन्ड मैरो के द्वारा होता है, जिसे हम लोग अस्थि मज्जा भी कहते हैं। और अब वो बच्चा जो माँ के पेट में है,
वो बच्चा जो कि माँ के पेट में है, तो उसका ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्लड का निर्माण कैसे होता है? तो जो बच्चा माँ के पेट में है उसका ब्लड का जो निर्माण होता है वो भ्रूण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? भ्रूण के द्वारा। भ्रूण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्राई। भ्रूण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्ब्राई कहते हैं। अब हम लोग यहाँ जानेंगे कि भ्रूण क्या है। भ्रूण क्या है? जो बच्चा माँ के पेट में 8 सप्ताह से लेकर, जो बच्चा माँ के पेट में 8 सप्ताह से लेकर जन्म होने तक, जन्म होने के दिन तक की अवधि जो होता है वो उसे क्या कहेंगे? भ्रूण कहेंगे। मतलब 8 सप्ताह से लेकर जन्म होने की अवधि को हम लोग क्या कहेंगे? भ्रूण कहेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखें कि भ्रूण में जो है, भ्रूण में लीवर, लीवर का एक छोटा सा अंग है मेसोड्रोम। मेसोड्रोम में ही क्या होता है? मेसोड्रोम के द्वारा ही भ्रूण में ब्लड का निर्माण होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे है कि ब्लड का स्टोर, जो हम लोग ब्लड का स्टोर जो होता है वो कहाँ होता है? आप सबके मन में एक सवाल होगा कि यार बहुत अच्छा, ये तो बात ही सही है कि ब्लड का स्टोर कहाँ होता है। तो हम लोग जानेंगे कि आज ब्लड का जो स्टोर होता है वो एस्पिरिन में होता है। एस्पिरिन को हम लोग पीलिया या फिर तिल्ली कहते हैं। एस्पिरिन को क्या कहते हैं? पीलिया या तिल्ली कहते हैं। तो ब्लड का स्टोर कहाँ होता है? तो एस्पिरिन में ब्लड का स्टोर होता है। अब हम लोग जानेंगे अगर ब्लड मर जाता हो तो हमारे शरीर में जब ब्लड मर जाता है तो कहीं तो रहता होगा, तो कहाँ रहता है? वो भी एस्पिरिन में ही रहता है। वो भी कहाँ रहता है? एस्पिरिन में ही रहता है। इसीलिए एस्पिरिन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं या फिर गर्भयार्ड, गर्भयार्ड मतलब कब्रिस्तान के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे हम लोग मरे हुए ब्लड का कैलकुलेट होता है, वहां आके जमा हो जाता है। उस कहाँ होता है? तो एस्पिरिन में जाके जमा होता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? यह क्या है? एक ब्लड का बहुत बड़ा भाग है कोलेस्ट्रॉल, जो ब्लड में ही पाया जाता है और ब्लड में ही होता है। कोलेस्ट्रॉल का जो है लेवल कितना होना चाहिए? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होना चाहिए? 200 ग्राम प्रति लीटर। हमारे शरीर में भी हर किसी के शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन उसका लेवल क्या होना चाहिए? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। अब जैसे अब हम लोग जानेंगे कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल हमने एक आसान शब्द के लिए एक छोटा सा मतलब एक ब्रैकेट में रूप में लिखा है। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है। इसी कोलेस्ट्रॉल के कारण ही हम लोग हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। किसके कारण? कोलेस्ट्रॉल के कारण ही हम लोग हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे शरीर के अंदर जो रक्त चलता है, हमारे शरीर के अंदर जो पूरा रक्त चलता है वो रक्त में गाढ़ापन ला देता है। रक्त में क्या ला जाता है? गाढ़ापन ला देता है। मतलब रक्त का जो लेवल जो होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है, जिसके कारण अगर वो ब्लड हमारे हार्ट तक आएगा, अगर वो मोटे ब्लड को हार्ट अगर पंप नहीं कर पाएगा, अगर पंप नहीं कर पाएगा तो जब हमारा हार्ट धड़केगा ही नहीं तो हम लोग ऑटोमेटिक है कि मर जाएंगे। तो हार्ट अटैक का शिकार किसके कारण होता है? सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर रक्त को क्या कर देता है? मोटा कर देता है। अब हम लोग इतना सीखे, हम लोग आगे आगे चलते हैं। अब हम लोग किससे बात करेंगे? हीमोग्लोबिन पे। हीमोग्लोबिन को हम लोग एचबी भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं? शॉर्ट में एचबी कहते हैं। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा शरीर का जो ब्लड होता है वो लाल होता है। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा शरीर का जो ब्लड जो लाल होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर का ब्लड लाल होता है। अब हम लोग जानेंगे कि हीमोग्लोबिन जो है वो मेल में, इसका मेल में कितना लेवल, इसका लेवल क्या होता है मेल के अंदर?
हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है मेल के अंदर कितना होता है। तो हीमोग्लोबिन का जो मेल के अंदर लेवल होता है वो होता है 14 ग्राम, मतलब 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। और महिलाओं में जो होता है वो महिलाओं में कितना होता है 13, मतलब 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। अब हम लोग जानेंगे डेसीलीटर। डेसीलीटर जो होता है वो पैथोलैब में यूज किया जाता है। हमारे ब्लड का जो लेवल को जब चेक करता हो तो किसमें चेक करता है, डेसीलीटर में लाके चेक करता है। तो डेसीलीटर का यूज कहाँ का होता है, पैथोलॉजी में होता है, ब्लड का लेवल को चेक करने के लिए कि इसके शरीर में ब्लड का लेवल कितना है और नहीं है। इस चीज की जानकारी के लिए हम लोग डेसीलीटर में, पैथोलॉजी में इसका यूज किया जाता है डेसीलीटर का। और ब्लड में हमने बताई, ब्लड में क्या होता है, आयरन उपलब्ध होता है, ब्लड में आयरन मौजूद होता है। अब हम लोग यहाँ जानेंगे कि जिसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, उसमें आयरन जो होता है, आयरन की मात्रा भी ज्यादा होती है। जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है उसमें आयरन की मात्रा भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी प्रकार हम लोग जाने कि जो मेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन क्या होता है, ज्यादा होता है। आप देख ही पा रहे हैं कि मेल के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर है, और फीमेल के अंदर 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। और हमने यहाँ बताया जिसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है उसमें आयरन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होने के कारण आयरन की मात्रा ज्यादा होता है, इसीलिए मेल का शरीर क्या होता है, हार्ड होता है, थोड़ा सा कठोर होता है। और फीमेल में जो है हीमोग्लोबिन कम होने के कारण उनका शरीर जो होता है, फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होगा तो आयरन की मात्रा भी कम हो जाएगी। इसीलिए फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के कारण इसके शरीर में आयरन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे इसका शरीर जो होता है वो सॉफ्ट होता है। तो आप लोग आज जान ही गए होंगे कि महिलाओं का शरीर सॉफ्ट क्यों होता है। तो आप लोग को आज पता चल गया होगा कि महिलाओं का शरीर क्यों सॉफ्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा जब कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आयरन की मात्रा कम होगी। क्योंकि हमने एक स्टेप लिखा है यहाँ पे जिसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है उसमें आयरन की मात्रा कम होती है। इसीलिए लड़का का शरीर हार्ड होता है और फीमेल का शरीर सॉफ्ट होता है। अगर लड़का को एक फाइट अगर मारिएगा तो लड़का को ज्यादा दर्द नहीं होगा फीमेल के तुलना में। लेकिन अगर फीमेल को एक फाइट मारते हैं तो उसको लड़का के तुलना में ज्यादा दर्द होता, इसी कारण होता है। अब हम सब जानते होंगे रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे हमारे शरीर में क्या होगा, ब्लड का परिसंचरण होता रहेगा। हमारे शरीर में क्या होगा, जब तक जिंदा रहेंगे हमारे शरीर में ब्लड का परिसंचरण होता रहेगा। तो सबसे पहले जो है रक्त परिसंचरण की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, विलियम हार्वे ने दी थी। तो रक्त परिसंचरण की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, विलियम हार्वे ने दी थी। अब यहां तक आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं ब्लड के कार्य, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, सॉरी फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले हम लोग ने लिखा है, इसमें 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है कि ब्लड के कार्य के महत्वपूर्ण टॉपिक्स में बात करेंगे हम लोग। जो ब्लड का कार्य होता है वो सबसे पहले ताप का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है, हमारे शरीर में टेम्परेचर का नियंत्रण करता है। विलियम हार्वे साहब ने कहे थे जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट करता रहेगा, और जब ब्लड सर्कुलेट करेगा तो हमारे शरीर में
जब कोई भी चीज का परिसंचरण होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, गर्मी भी होगा। इसी प्रकार जब हम लोग हाथ को रगड़ते हैं तो हमारा हाथ बहुत जल्द ही गर्म हो जाता है, ठीक है। और जब हम लोग छोड़ देते हैं तो वो कुछ ही समय के बाद वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ब्लड का क्या करता है, वो ताप का नियंत्रण करता है, टेम्परेचर का क्या करता है, वो नियंत्रण करता है। टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। कौन कंट्रोल करके रखता है, ब्लड। ब्लड जो है, ब्लड का क्या कार्य है, ताप का नियंत्रण को ताप का नियंत्रण करना, मतलब ब्लड का जो टेम्परेचर होता है उसको क्या करना, कंट्रोल करके रखना। जो हमारे शरीर में जो ब्लड जो बहता है वो कितने रफ्तार से बहता है, 120 के रफ्तार से। उसका प्रेशर कितना होता है ब्लड का, 120 होता है। और जब हमारे शरीर में जब वापस आता है ब्लड, जब हमारे शरीर में क्या होता है, जब वापस ब्लड आता है तो उसका रफ्तार कितना होता है, 80 होता है। इसीलिए जब हम लोग कहीं ब्लड प्रेशर जांच कराते होंगे तो आपको बताता होगा कि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है। इससे यह पता चलता है कि हमारा शरीर में जो ब्लड जो रनिंग कर रहा है वो कितने रफ्तार से कर रहा है, 120 से। जब वापस रिटर्न रनिंग करता है तो कितने रफ्तार से करता है, 80। तो ब्लड का जो टेम्परेचर जो होता है, रनिंग करने का प्रेशर जो होता है वो फिक्स है, कितना है, 120/80, 120/80। ये तो हम लोग जान ही गए कि ताप का नियंत्रण करता है। अब हम लोग जानेंगे ये ब्लड जो है वो पोषक पदार्थ का परिवहन भी करता है। ब्लड क्या करता है, ब्लड हमारे शरीर का जो न्यूट्रिएंट्स पदार्थ होता है, न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंस, हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंस होता है वो एक जगह से दूसरे जगह ले आने और ले जाने का कार्य भी कौन करता है, ब्लड करता है। पोषक पदार्थ का परिवहन भी कौन करता है, ब्लड। अब पोषक पदार्थ का मतलब हो गया न्यूट्रिएंट्स, जो हम लोग खाते हैं, जो हमारे शरीर उसको न्यूट्रिएंट्स के रूप में छान के ब्लड में एनर्जी के रूप में लाता है और उसको उस एनर्जी को एक जगह से हमारे शरीर में दूसरे जगह जो परिवर्तन करता है, एक जगह से दूसरे जगह जो ले आने और ले जाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, ब्लड ही करता है। अब हम लोग जानेंगे गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन। तो अब जैसे ब्लड गैसों का परिवहन कैसे करता है, चलिए हम लोग जानते हैं। ब्लड जो है, जैसे हमने CO2 लिया, ऑक्सीजन को लिया, हमारा फेफड़ा लंग्स क्या किया, उसको स्टोर कर लिया। अब जो स्टोर किया तो हमारे शरीर के अंदर तो ऑक्सीजन जाना चाहिए, तो ऑक्सीजन किसके माध्यम से जाएगा, ब्लड के माध्यम से जाएगा। किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से जाएगा। और हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगा भी तो किसके माध्यम से आएगा, ब्लड के ही माध्यम से आएगा। तो ब्लड हमारा क्या करता है, गैसों का भी परिवहन करता है। अब हम लोग जानेंगे सबसे लास्ट उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ वैसे अपशिष्ट पदार्थ जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, उस पदार्थ का भी परिवहन कौन करता है, ब्लड करता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, हमारे शरीर में जो ब्लड बहता ही है उसके साथ बहुत हानिकारक पदार्थ भी उनके साथ बहता है। तो हानिकारक पदार्थ को जो है वो किडनी, हमारे शरीर के अंदर जो किडनी है वो क्या करता है, उसको खींच लेता है अपनी ओर, मतलब छान लेता है। तो हमारे शरीर में किडनी किसका काम करता है, फिल्टर का। तो हानिकारक पदार्थ को क्या करता है हमारा शरीर, किडनी छीन लेता है और ब्लड को बोलता है जो यहां से जाओ, मतलब हम तुमको अब आजाद कर दिए और हम अपने अपशिष्ट पदार्थों को हम फिल्टर कर लिए, अब हम तुमको यहां से छोड़ दे रहे हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ का मतलब समझ गए। तो ब्लड भी जो क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ को जो है क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लेके जाता है। आप लोग तो इतना समझ ही गए होंगे और मैं बहुत आसान भाषा में ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। एक बार सबसे पहले हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किया था, क्या किया था, ब्लड का अध्ययन जो होता है किसमें होता है, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी में ब्लड का अध्ययन होता है। किसमें होता है ब्लड का अध्ययन, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी में ब्लड का अध्ययन होता है। उसके बाद हमने बात किया था
कि ब्लड एक क्या है, प्राकृतिक कोलाइड है, नेचुरल कोलाइड है। हमने ये बात किया था, ब्लड क्या है, एक नेचुरल कोलाइड है। उसके बाद हमने बात किया था ब्लड क्या है, एक संयोजी ऊतक भी है, मतलब कनेक्टिंग टिश्यू भी है। उसके बाद हमने बात किया था ब्लड का, रक्त का पीएच लेवल कितना होता है, 7.4 होता है, जो कि क्या होता है, क्षार होता है। उसके बाद हमने उसके बाद वाला ये जो बात किया था, तो यह बात किया था कि मेल में, मतलब पुरुष में ब्लड की लेवल कितना होता है, पुरुष में जो ब्लड होता है वो कितना होता है, मतलब 5.5 लीटर्स होता है, और महिलाओं में जो ब्लड का लेवल होता है वो कितना होता है, 5 लीटर्स होता है। अब हम लोग आगे बात किए थे कि रक्त का निर्माण कैसे होता है। जो बच्चों में, जो जैसे 8 सप्ताह से लेकर जन्म नहीं होने तक, जन्म होने तक की अवधि जो होता है वो भ्रूण की अवधि होती है। लेकिन उस बच्चे जो माँ के पेट में पलता है, उसका जो ब्लड का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है, भ्रूण के द्वारा होता है। और वयस्क लोगों में जो ब्लड का निर्माण होता है वो किसमें होता है, बोन मैरो के द्वारा होता है। आप लोग देखे होंगे जब आप लोग चिकन खाते हो, जब चिकन खाते हैं तो उसमें देखे होंगे हड्डी के अंदर जो है एक लाल टाइप का जालीनुमा संरचना आकार होता है, जिसको हम लोग चुस्की से बड़े मजे से खाते हैं, बहुत इंटरेस्ट आता है ना खाने में। तो जालीनुमा एक क्या होता है, संरचना होती है। उसी संरचना को जो हम लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। अस्थि मज्जा वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है, वो लाल होता है। तो वयस्क लोगों में ब्लड का निर्माण किससे होता है, तो बोन मैरो के द्वारा, मतलब अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। अब हम लोग बात किए थे ब्लड का स्टोर, ब्लड कहाँ स्टोर होता है, तो ब्लड स्टोर जो होता है वो कहाँ होता है, एस्पिलिन, मतलब पिल्हा या तिल्ली। जो एस्पिलिन जो होता है वो हमारे कहाँ होता है, हमारे पेट के दाईं ओर, हमारे पेट के दाईं ओर यहाँ पे होता है, दाईं ओर पेट के दाईं ओर होता है एस्पिलिन, जहां पे क्या होता है, ब्लड का स्टोर होता है। उसके बाद हमने बात किया था जो ब्लड डेड हो जाता है, मर जाता है, जिसको हम लोग यहाँ लिखे हैं कब्र, मर जाता है, वो भी कहाँ रहता है, एस्पिलिन में ही रहता है, एस्पिलिन में ही रहता है। एस्पिलिन को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं, या फिर गर्भ यार्ड कहते हैं, मतलब कब्रिस्तान भी कहते हैं किसको, एस्पिलिन को। उसके बाद हमने बात किया था कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल शरीर के अंदर कितना होता है, कितना होना चाहिए, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। उसके बाद हमने बात किया था हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में एचबी कहते हैं, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। तो हीमोग्लोबिन जो मेल के अंदर होता है वो कितना होता है, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, लेकिन फीमेल के अंदर कितना होता है, 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। और उसके बाद हमने बात किया था रक्त परिसंचरण की खोज, मतलब सर्कुलेटिंग सिस्टम का खोज जो किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। सबसे पहले इनकी जानकारी भी दी थी, इसीलिए इनको रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया, तो विलियम हार्वे ने किया। उसके बाद हम लोग बात किए थे ब्लड का कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का कार्य, ब्लड का कार्य, पहला क्या कार्य होता है ब्लड का, ब्लड का पहला कार्य होता है ताप का नियंत्रण करना। ब्लड का पहला कार्य क्या होता है, ताप का नियंत्रण करना। उसके बाद सेकंड कार्य क्या होता है, पोषक पदार्थ का परिवहन करना, सेकंड कार्य क्या होता है, पोषक पदार्थ का परिवहन करना। और थर्ड जो कार्य होता है वो गैसों का परिवहन करना। और चौथा जो लिखे हम, उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करना। आशा करता हूं कि आप सबको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सारा चीज आप समझ ही गए होंगे। अब आगे अगला वीडियो, अब इसके बाद वाला टॉपिक जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, फिर हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से ही एक दूसरे को जानते और मिलते हैं। थैंक यू आज के लिए, ऑल द बेस्ट।